हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हमारे जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम। और भाई ये हमारा सेकंड लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो भाई जाके देख लो, ताकि हम बहुत अच्छे रिदम में और इस पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरी की पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से एक लो लेवल से हाई लेवल तक कर सकें। भाई हमें लास्ट लेक्चर में जाना यह था कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में होता क्या है, उसका बेसिक फंडा क्या होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम, उन दोनों में हमारा क्या क्या होता है, फर्क क्या होता है दोनों में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है भाई, है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में हम ये सारी चीजें जान चुके हैं भाई, है ना। भाई केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोसेस कौन सी होती है, इरिवर्सिबल कौन सी होती है जो एक डायरेक्शन में चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। रिवर्सिबल रिएक्शन की एक ऐसी कंडीशन जहां पर दोनों के रेट, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट दोनों बराबर हो जाते हैं, उसको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कहा था। सर केमिकल इक्विलिब्रियम का हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी जान चुके थे, उससे रिलेटेड हम ग्राफ भी जान चुके थे। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, साथ ही साथ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, और इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जानने वाले हैं, जिसमें हम ये जानने वाले हैं भाई होता क्या है कि हमें क्वेश्चन आ जाता है, हमें ना रिएक्शन दे रखी होती है ना कुछ, हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, दूसरी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है, तो एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे और उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा, इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल्स हम इस लेक्चर में, इस छोटे से लेक्चर में जानने वाले हैं भाई, है ना। बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई भी रिएक्शन हो गई, कोई भी रिएक्शन होती है, अगर हमारे पास रिएक्टेंट से कोई भी हमारा क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उस हर रिएक्शन का कोई ना कोई एक कांस्टेंट होता है जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी रिएक्शन है हमारी, ए से आपका मान लीजिए बी बन रहा है, बी से वापस से ए बन रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, ये हमारी एक रिएक्शन होगी जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। अगर हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का रेट हो गया बराबर, तो उस केस में भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा ना, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। बात ये आती है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें निकालना हो बाय चांस, तो हम कैसे निकालेंगे सर, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे निकालेंगे, तो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझने से पहले हमें एक चीज का समझना बहुत जरूरी है, और वो चीज है हमारा क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन भाई बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा ये लॉ है, इसको हम पहले जान लेते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है भाई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, भाई किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। आप कहेंगे सर एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, या फिर एक्टिव मास की जगह आप इसको बोल सकते हो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई बहुत अच्छी सी रिएक्शन है, बहुत अच्छा सा ये टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है भाई, क्या कहता है सर, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है किसी भी रिएक्शन का रेट, भाई कोई भी रिएक्शन हो रही है वो कितनी स्पीड से हो रही है, कितनी स्पीड से नहीं हो रही है, वो लॉ ऑफ मास एक्शन बता सकता है। भाई किसी भी रिएक्शन का जो रेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। भाई रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन बोल दो या फिर एक्टिव मास बोल दो उसको। अब उसको दिखाएंगे कि आप एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट आपका किस चीज को दिखाएगा, ब्रैकेट दिखाएगा आपका एक्टिव मास या फिर मोलर कंसंट्रेशन। भाई किसकी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए हमारे पास रिएक्टेंट की। किसकी होनी चाहिए, रिएक्टेंट की। तो यही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। सर किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से ये है, मान लीजिए मेरे पास ए है और ए से बन रहा है मेरे पास बी। आप कहेंगे सर इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, हम कहेंगे सर इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए के।
अगर सर एक दूसरी रिएक्शन ले लो, मान लीजिए दूसरी रिएक्शन मैंने ले ली, यहां पर क्या 2A है, 2A से मिलकर एक B बन रहा है। अब इसके लिए रेट क्या होगा सर, इसके लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। भाई यहां पर ये 2 क्या है, जो रिएक्टेंट है उसके आगे जितना भी कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप उस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर पर चढ़ा देंगे। भाई इसको बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत सिंपल सा फंडा है, आई थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई हमने ये जाना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास, जिसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मास या फिर रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसमें आपको जानना क्या भाई, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट सर 1 है तो कोई पावर उसकी 1 ही रहनी है। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट आपका 2 होगा, जितना भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। सर इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आप बहुत ही अच्छे से, बड़े ही प्यार से आप किसको समझ सकते हो, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझ सकते हो। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आप कोई भी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन ले लीजिए। भाई रिएक्शन में एक काम करता हूं, मैं रिएक्शन ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया ए हमारा इक्विलिब्रियम में है बी के, ठीक है। अब इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला। चलिए काम करते हैं, थोड़ी बड़ी रिएक्शन ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि छोटा तो आप कर ही सकते हो। मेरे पास ए है, रिएक्शन साइन बी है, और ए और बी दोनों आपस में रिएक्शन करने के बाद बना रहे हैं सी और डी। सी और डी वापस से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ रही हो। भाई फिर से सुन लीजिए क्या सुना रहे हैं। ए और बी आपस में रिएक्शन करने के बाद सी और डी बना रहे हैं, सी और डी आपस में रिएक्शन करने के बाद ए और बी बना रहे हैं। यहां पर ए और बी से सी और डी बन रहा है, इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। सी डी से वापस से ए बी बनना तो इसे हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। भाई अगर हम बात करें, रिएक्शन हमारे ए प्लस बी से बन रहा है सी और डी, आगे की साइड जा रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, वापस आ रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन। भाई इन दोनों के लिए अगर हम देखें तो रिएक्शन का रेट अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, भाई यहां पर इस तरह से समझते हैं इसको, हम यहां पर करेंगे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात, फिर करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन की बात। ठीक है सर, हमने बात की पहले फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करता हूं, भाई फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है सर, फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारी कि हमारा ए और बी से आपका क्या बनना है, सी और डी बनना है। सही है, ये हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का अगर मैं निकालना चाहूं सर रेट, तो रेट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं मान लेता हूं आर एफ। क्या मान लेता हूं भाई, आर एफ मान लिया। रेट कैसे निकालते हैं सर, अब ये भी जाना था। अगर रेट आपको निकालना है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले लीजिए। भाई यहां पर अगर मैं देखता हूं सर रेट मैं निकालूंगा ना, तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, रेट है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। भाई रिएक्टेंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है, फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे हो रही है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट का काम करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, आर एफ, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सिंपल। अगर यहीं पर हम एक काम करना चाहें सर, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। हम लिख सकते हैं सर आर एफ यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आ जाएगा के। सर मैं इसको के एफ मान लेता हूं। के एफ क्यों मानेंगे सर आप, के एफ क्यों मानेंगे, के एफ मैं इसलिए मानता हूं इसको क्योंकि के एफ क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट का कांस्टेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, के एफ हो जाएगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे जाने वाले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो गया। बचा क्या भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये तो बचा सर, ये हमारे पास का क्या आ गया, ये अपने पास आ गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे करते हैं, नहीं है तो फिर आगे करते हैं। भाई आगे क्या करना है सर, अभी तो मैंने केवल एक चीज की बात कही थी, किसकी बात कही थी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अभी हम बात करने वाले हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए किया वैसे हम बैकवर्ड के लिए भी कर लेंगे। जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए किया वैसे हम बैकवर्ड। भाई फॉरवर्ड में क्या था, ए और बी से बन रहा था सी और डी, बैकवर्ड में क्या होगा, सी और डी से बनेगा ए और बी। तो भाई अगर मैं निकालना चाहूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन,
रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पर भाई, किस पर डिपेंड करेगा, सी और डी पर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड डिपेंड कर रहा था ए और बी पर, तो बैकवर्ड डिपेंड करेगा सी और डी पर। यहां से लिख सकते हैं सर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, इक्वल आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम के लेंगे, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं इसलिए इसके कांस्टेंट को मान लेंगे के। फिर क्या भी कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, ये हो गया सर। ये आ गया मेरा अगला, ये आ गया मेरा क्या, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई लॉ ऑफ मास सेक्शन के अनुसार, लॉ ऑफ मास सेक्शन के अनुसार हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट निकाल लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट निकाल लिया। किस में निकाला हमने, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। अब हम जानने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने से पहले हमें इक्विलिब्रियम तो पता होना चाहिए ना, कौन सी स्टेट है, बिल्कुल पता होना चाहिए सर। हमने कल ही जाना था सर, हमने कल ही जाना था, क्या जाना था कि अगर आप इक्विलिब्रियम देखना चाह रहे हो तो भैया इक्विलिब्रियम के केस में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है वो बराबर होता है किसके, बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट के। पढ़ लिया था हमने, बिल्कुल पढ़ लिया था सर। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सर ये हमें पता था, ये हमें पता था तो इसका फायदा उठा लेते हैं। भाई क्या क्या फायदा उठाएंगे हम, देखिए ये करेंगे, वी नो, भाई हमको पता है, कल ही हमने जाना था, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। ये हमने जाना था सर, बिल्कुल जाना था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना था। तो अब हम इनकी दोनों की वैल्यू को आपस में इक्वल रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं सर, मैंने क्या किया, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, के एफ ए इंटू बी, ठीक है। या आर एफ की जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। सर ये इक्वल होगा किसके, इक्वल हो, रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो बैकवर्ड का क्या है भाई, बैकवर्ड का क्या है भाई, बैकवर्ड का के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो यहां पर हो जाएगा हमारा के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। भाई ऐसा करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं काम कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं सर, मैं के बी को इधर लेके जा रहा हूं, ए और बी को इधर लेके जा रहा हूं। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर है के एफ, ठीक है, बट के बी नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये हो जाएगा के बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा भाई, यहां पर बचा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, बट यहां पर क्या बचा है, यहां बचा है कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। भाई यही तो था, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अगर इतना निकाल लिया तो भाई आपका फाइनल आंसर बहुत ही पास में आ गया। आप सुन लीजिए, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब सर ये है, हमारे पास क्या है सर, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट हो रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कोई ना कोई तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा, बिल्कुल होगा, उसको हमने माना क्या, के एफ। बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए जो होगा उसको क्या मान लिया हमने, के बी। भाई के एफ और के बी, अब के एफ और के बी का रेशियो ही हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है सर। The ratio of forward rate constant and backward rate constant is known as equilibrium constant। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, the ratio of the rate constant, the rate constant of forward and backward रिएक्शन को शॉर्ट में आर एक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन हमने क्या बोला है, द रेशियो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कई सारे टाइप से दिखाते हैं। आपको नॉर्मली आपको ये के इक्विलिब्रियम से भी दिखाया जा सकता है,
आप इसको KC से भी दिखा सकते हैं, आप इसको KN से भी दिखा सकते हैं, KX से भी दिखा सकते हैं। तो वो क्या होता है वो हम जान लेंगे बाद में, फिलहाल के लिए आप इसको जान लीजिए, इसको हम K इक्विलिब्रियम या KC किसी से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो भाई यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं सर, KF अपॉन KB, इन दोनों का क्या भाई, इन दोनों का जो रेशियो है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है KF, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है KB, तो यही तो इन दोनों का रेशियो होगा, इसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। तो सर KF अपॉन KB को क्या बोल सकते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, टू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये आ गया हमारा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए। किस रिएक्शन के लिए भाई, जिसमें A प्लस B से आपका बन रहा है C प्लस D, और जिसमें C प्लस D से वापस से बन रहा है A प्लस B। मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक चीज और समझ लीजिए सर, मान लीजिए अगर मेरे पास में अभी आपने कहा A प्लस B से आपका बन रहा है C प्लस D, ठीक है, C प्लस D से वापस से क्या बन रहा है, A प्लस B, यही तो रिएक्शन हमने ली थी। लेकिन मान लीजिए सर A का एक मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा है, मान लीजिए स्मॉल a मान लिया, A की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर इसका कोई भी ना कोई क्या हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना। A मॉलिक्यूल है A के, B मॉलिक्यूल है B के, बन रहे हैं C मॉलिक्यूल C के और D मॉलिक्यूल D के, इनसे वापस से बन रहा है ये। अगर इस तरह की कहानी आ जाती है तो सर इनके लिए रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताया हमने, देखो यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ओवरऑल रिएक्शन में देखें, ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं, ये दोनों रिएक्टेंट होते हैं, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बट्टे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बट्टे रिएक्टेंट, भाई C और D की कंसंट्रेशन बट्टे A और B की कंसंट्रेशन। तो यहां पर मैं वही करना है, प्रोडक्ट कौन है C और D, तो हम करेंगे यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। लेकिन भाई कितने हैं C, स्मॉल C जिसके जितने हैं उसके पावर पे चढ़ा दो, D कितने हैं स्मॉल D, तो D पावर पे चढ़ा दो, बट्टे A कितने हैं भाई स्मॉल A है, A पावर पे चढ़ा दो, B कितने स्मॉल B है तो आपको B पावर पे चढ़ा दो। ये हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक तरीका, जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर हमें कोई नंबर लेके दिखा दीजिए ताकि हम आसानी से समझ सकें इसको। चलो एक काम और करते हैं, एक बार निकाल के और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर 2A प्लस B से आपका बन रहा है 3C प्लस 2D, मान लो कुछ भी ले लिया। अब इतना बनने के बाद 2A प्लस B से आपका क्या बन रहा है 3C प्लस 2D, 3C प्लस 2D वापस से मिलकर क्या बना रहे हैं 2A प्लस B। तो इस केस में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे भाई, इस केस में अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है भाई, कौन कौन है C और D, तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, ठीक है, बटे कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है भाई। अब इसके बाद एक चीज और देख लो, C कितने हैं सर 3 है, इसकी पावर 3 चढ़ा दो, D कितने हैं सर 2 है, इसकी पावर 2 चढ़ा दो, A कितने हैं सर 2 है, 2 चढ़ा दो, B कितने 1 है तो पावर 1 रहेगी, उसमें कोई भी चढ़ाना ना चढ़ाना कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आसान सा तो तरीका था भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जितने भी हैं जितने उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको उसकी पावर पे चढ़ा दो, प्रोडक्ट लो बटे रिएक्टेंट ले लो, आराम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई, इसके बाद हम बात करते हैं अगली चीज जो है हमारी प्रॉपर्टीज। किसके बारे में बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज। इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं भाई, इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, और वो चीज क्या होती है, वो होती है हमारी इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम या इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हेडिंग डाल देता हूं मैं पहले, फिर प्रॉपर्टी जानेंगे। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ज्यादा नहीं 3 पढ़ेंगे हम केवल। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम बात करें क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम
स्टेट को क्या कर सकती हैं आपकी, हम बोल सकते हैं इफेक्ट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों सर? अगर आप मान लीजिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऐसे यहां से समझो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाए, वो तुरंत प्रोडक्ट में पहुंच जाएंगे, प्रोडक्ट ये बढ़े तुरंत रिएक्टेंट में आ जाएगा। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर या इक्विलिब्रियम स्टेट पर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या घटाओ, उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डोंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर यहां से अपन हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां से लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ reactant does not affect equilibrium constant, does not affect equilibrium constant, ठीक है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे, कौन, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। साथ ही साथ भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है हमारा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तीसरी चीज सर, अगर मेरे पास क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं कैटलिस्ट को मिला दूं, अगर मैं कैटलिस्ट को किसी भी रिएक्शन में डालता हूं, क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेगा? हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं करेगा। यहां पर हम लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कैटलिस्ट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये वो पॉइंट है जो जनरली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सब के बारे में बताया। अभी हम एक काम करते हैं, अब हम जान लेते हैं भाई इसकी प्रॉपर्टीज को, जो बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं। 4 प्रॉपर्टीज है, यहां से न्यूमेरिकल्स भी हमारे पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, यहां से हमारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और आपको प्रॉपर्टीज को जानना भी है। हम यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखने वाले भाई, क्योंकि ये थ्योरी वाले नहीं है, यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हमें मेथड आना चाहिए, है ना, मेथड आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है, क्या क्वेश्चन आता है, मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, क्या रिएक्शन दे रखी है, ए है, ए इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, बी के साथ, ठीक है सर। इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका मान लीजिए, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है आपको, K1 दे रखा है, क्या दे रखा है, K1। या फिर एक काम करते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहीं लिख देता हूं डायरेक्ट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, ठीक है सर। अभी मेरे को एक रिएक्शन और दे दी, कौन सी दे दी, बी इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, ए के साथ, और इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे क्या किया, पूछा गया है। या फिर मान लीजिए मैं यहीं पर बोल देता हूं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc डैश। इन दोनों में संबंध क्या होगा ये बता दीजिए, दोबारा सुन लो। मैंने कहा ए इक्विलिब्रियम में बी के साथ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने निकाल लिया Kc। अभी मैंने रिएक्शन को पलट, अभी मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया, पलट दिया। अब मैं कह रहा हूं बी इक्विलिब्रियम में किसके साथ, ए के साथ। अभी इसका रेट कांस्टेंट क्या है, Kc डैश। तो आप इन दोनों में रिलेशन बता सकते हो, हम कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। करना क्या, आपको बहुत ही सिंपल सा काम ये करना है कि Kc और Kc डैश में संबंध क्या होगा भाई, Kc जो होगा वो होगा आपका 1/Kc डैश, क्या होगा 1/Kc डैश। भाई ये है हमारा पहला रूल। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, दोबारा से सुन लो। आपको क्या किया जाता है, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है, एक रिएक्शन दे दी जाती है, उसमें बता दिया जाता है भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है। दूसरी रिएक्शन उसी को पलट के लिख दिया जाता है, फिर पूछा जाता है इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। आपको करना क्या है, जो भी उसका आपको दे रखा है, मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको भी आप क्या कर दो, इन्वर्स कर दो, उसकी वैल्यू आपको निकल आएगी। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी से, दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या भाई, दूसरी प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको रिएक्शन है A+B, ठीक है, रिएक्शन साइन मतलब इक्विलिब्रियम साइन हमें लगाना है, और C और D ये आपकी रिएक्शन दे रखी है। इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ ना कुछ दे रखा है, मान लीजिए Kc मान लेते हैं, क्या दे रखा है, Kc दे रखा है।
आपको एक रिएक्शन और दे रखी है, क्या दिया अभी 2A प्लस 2B रिएक्शन साइन 2C प्लस 2D, 2C प्लस 2D, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आपका Kc डैश। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा ये बताओ भाई। ये आपकी अलग टाइप की थी, एक रिएक्शन दे रखी थी, उसने उल्टी वाली रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, दोनों को आप इन्वर्स कर दो, बट्टे में ले आंसर आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है भाई, यहां पर देखो केस मतलब एक एक रिएक्शन दे रखी है, इसको उल्टा नहीं किया, इसको उल्टा नहीं किया है, लेकिन इसमें क्या किया गया भैया, इसमें यह किया गया जो रिएक्शन थी वैसे की वैसी है, लेकिन उसमें हमने किसी ना किसी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, हो सकता है मैं 3 से कर दूं, 4 से कर दूं, 5 से कर दूं, 6 से कर दूं, कितने से भी कर सकता हूं, है ना। उतने से अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उस केस में अगर आप Kc डैश की वैल्यू निकालोगे, Kc डैश की वैल्यू निकालोगे, तो भाई सादा रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, Kc है, उसमें जितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी क्या कर दो, उसमें पावर चढ़ा दो, उसकी क्या करना आपको, उसमें पावर को चढ़ाओ। मान लीजिए यहां पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पावर 3 हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पावर 4 हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पावर 5 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए सर, ये हो गया हमारा दूसरी प्रॉपर्टी। अभी हम बात कर लेते हैं अपनी किसकी, तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं भाई, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई, थर्ड प्रॉपर्टी। मान लीजिए अभी मैं एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें हमने कहा है, हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ए है और ए आपका बना रहा है बी, ठीक है सर। आपके पास हमारे पास एक सी है जो बना रहा है क्या, डी, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट मान लीजिए कितना है, आपको हमने बना दिया K1 है, इसका रेट कांस्टेंट कितना भाई, K2 है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, A प्लस सी इक्विलिब्रियम में है C प्लस सॉरी किसके, B प्लस डी के, B प्लस डी के, और इस रिएक्शन का आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दे रखा है आपको Kc। अब आपको बताना है कि इसमें रिलेशन क्या हुआ। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या पूछा गया भाई, हमारे पास में एक दो रिएक्शन दे रखी, ए से आपका बी बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट K1 है, सी से आपका डी बन रहा है उसका रेट कांस्टेंट K2 है, लेकिन अगर ए और सी आपस में रिएक्शन करते हैं तो बी और डी बना रहे हैं जो आपस में इक्विलिब्रियम पर है, इसका रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो भाई इसके लिए अगर आप Kc की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो यहां पर एक चीज देखो, क्या देखो भाई, ए आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, बी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, सी आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, डी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, भाई ऐड ही तो किया गया। अगर ऐड किया गया तो आप उनके रेट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या है, Kc की वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, K1 इंटू K2, K1 इंटू K2। अगर ऐसा है तो आप यहां पर क्या कर दो, K1 इंटू K2 कर दो। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा आप उसको चाहो तो चौथा नाम दे दो, या फिर इसी टाइप से आप देख सकते हो, इसी में आप देख सकते हो। चलिए मैं चौथा ही नाम दे देता हूं उसको भी, है ना, नंबर 4। कंडीशन ऐसी हो सकती है सर, कैसे हो सकती है, ए से आपका बना बी, ठीक है, आपने बोला K1 है सर, ठीक है। अभी यहां पर क्या है, सी से आपका बन रहा है मान लीजिए डी, इसके लिए K2 है, यही तो था, ठीक है। मैंने रिएक्शन चेंज कर दी, रिएक्शन लिख दी ऐसे कुछ, ए प्लस डी इक्विलिब्रियम में है किसके, बी प्लस सी के, बी प्लस सी के। इस केस में अगर मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट क्या है, Kc, तो हम क्या करेंगे, Kc K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, तो हम करेंगे सर Kc बराबर, देखिए इधर Kc बराबर क्या हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, K1 आ जाएगा। इधर देखो, सी रिएक्टेंट है, क्या इधर रिएक्टेंट में सी है, नहीं सर, सी कहां पहुंच गया, प्रोडक्ट में। डी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में डी है, नहीं, टी कहां पहुंच गया, रिएक्टेंट में। मतलब क्या है सर, पहली वाली रिएक्शन तो जैसी है वैसी की वैसी है, लेकिन दूसरी वाली रिएक्शन को हमने क्या कर रखा है, इसमें उल्टा कर रखा है, तो आप भी उल्टा कर दो। कहने का मतलब क्या है, K2 को आपको कहां पहुंचा देना है, भाग में। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा Kc इजकल टू K1 प्लस K2।
Kc इज इक्वल टू K1 प्लस K2। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे की सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा भाई। हमने पढ़ा सर इसमें सबसे पहले क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा ये कहता है कि सर किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। जितना कोफिशिएंट होता है उसकी पावर पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बनता है ना। तो उस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अलग आता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट अलग आता है। अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को कर देते हैं बराबर, वही तो इक्विलिब्रियम होता है। जब हम बराबर उसको लेके आए, जब हम उनको क्या लेके आए भाई, बराबर लेके आए हैं, तो बराबर लाने के बाद यहां से क्या निकाला, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के किसको, अनुपात को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां से हमने फिर एक चीज जान ली, क्या जान ली भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको निकालना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बट्टे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आप ऐसे कर दीजिए, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हमने सीख ही लिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद हमने ये जाना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर सकती है। हमने कहा सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अफेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकती। हमने कहा सर टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, कर सकता है। क्या कैटलिस्ट अफेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। इतनी चीजें आपके लिए काफी हैं। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी जान ली भाई, एक रिएक्शन दे रखी है उसका रेट कांस्टेंट कुछ है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ है, दूसरी रिएक्शन उसकी उल्टी दे रखी है, आप जो रेट कांस्टेंट उसको भी क्या कर दो, उल्टा कर दो, मतलब इनवर्स में पहुंचा दो, उसका आंसर मिल जाएगा। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, दूसरी रिएक्शन पूछी है आपसे, उसमें किसी न किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रखा है, जितने से मल्टीप्लाई कर रखा है उसकी पावर पे चढ़ा दो। इस तरह से अगर आपको दे रखा है जैसी रिएक्शन है वैसी की वैसी ऐड हो रखे तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर कोई उल्टी है तो उसको डिवाइड में पहुंचा दो। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे लेक्चर में जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका कार्य आपको पता है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बाकी क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, जिसको भी जरूरत है केमिकल इक्विलिब्रियम की आप उसको शेयर कीजिए। आपको पता है इससे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स को भी बहुत अच्छे से पूरे से कर चुके हैं। आप केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर भी आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट से आप मैं प्लेलिस्ट तो पूरी पढ़ी है, उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप सीधा केमिकल काइनेटिक्स पे भी जा सकते हो ना। और इक्विलिब्रियम आपका ये चल ही रहा है, जिसका सेकंड लेक्चर, अब इसके बाद कंटिन्यू आपके सारे के सारे लेक्चर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, रोकते हैं, मिलते हैं आपसे नई एनर्जी के साथ अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।